हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिटीजनशिप पार्ट 2 और इसके जो आर्टिकल्स थे वो हमने कवर अप कर लिए थे। कहाँ से कहाँ तक थे, तो अगर आपसे शॉर्टकट में पूछा जाए, पार्ट नंबर 2 हमने पढ़ा था, सिटीजनशिप चैप्टर का नाम था, आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल नंबर 11 तक था, जिसमें से जो 5 था, 6 था, 7 था, इनका अब कोई खास रेलिवेंस नहीं बचा है, और 8, 9, 10 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11, तो ये आर्टिकल्स अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए जी, कैसे सिटीजनशिप दी जाती है उसके प्रोविजंस पढ़ेंगे। उससे पहले याद रखना कि हमने टर्मिनेशन कैसे हो सकती है सिटीजनशिप की, लॉस कैसे हो सकता है, आप कैसे अपनी सिटीजनशिप को खो सकते हो, किन रीजंस के बेसिस पे, ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। तो आज हम जा रहे हैं टुवर्ड द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। अब देखो, याद करो आर्टिकल नंबर 11, उसमें क्या बोला था कि पार्लियामेंट को हम अथॉरिटी देते हैं कि सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कोई भी चेंज करना है तो पार्लियामेंट कर देगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत जो है पार्लियामेंट क्या करती है, अपना अमेंडमेंट्स करती रहती है सिटीजनशिप के अंदर। तो उसी के तहत अब इम्प्लीमेंटेशन तो 1950 में हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन की, और सिटीजनशिप तो आपका 1949 से चल पड़ा था, राइट। तो अब क्या हुआ, चेंजेस करने पड़े। जिनको मिलनी थी सिटीजनशिप, पाकिस्तान से इंडिया आए, इंडिया से पाकिस्तान गए, दोबारा वापस इंडिया आए, वो सब हो चुका है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। अब बाकी लोगों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनने थे। तो उसी में आता है 1955 का सिटीजनशिप एक्ट, जिसमें बताया गया था कि कैसे कोई अपनी सिटीजनशिप को अटेन कर सकता है और कैसे अपनी सिटीजनशिप को खो सकता है। तो खो कैसे सकता है वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, या तो खुद त्याग दे, या तो टर्मिनेशन हो सकता है, या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं करते हैं तो उन रीजंस के बेसिस पे भी सिटीजनशिप का लॉस हो सकता है। फिर आती है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है इंडिया की तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले था यहाँ पे बर्थ, यानी कि अगर इंडिया के अंदर जन्म होता है तो उसको क्या दे दी जाएगी, सिटीजनशिप दे दी जाएगी। दूसरा लिखा है डिसेंट, डिसेंट का मतलब है आपके पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए। तीसरा है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का मतलब है आप इंडिया आए, आप चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली के साथ इंडिया में ही रहूं, तो यहाँ पे आपको टाइमलाइंस अलाउ कर दी जाएंगी, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आपके रिकॉर्ड्स देखेगा। अगर आपने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन से उसको फॉलो किया तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कोई ज़मीन वगैरह, जैसे सिक्किम को हमने ऐड करा था, याद करो कौन सी अमेंडमेंट थी, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। इसके तहत हमने पूरी की पूरी टेरिटरी जो सिक्किम की थी उसको इंडिया का पार्ट बना लिया, और जैसे इंडिया का पार्ट बनाया तो सिक्किम क्या बन गया, अंडर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी एक स्टेट बन जाती है इंडिया की। याद रखिएगा। नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन में एमिनेंट पीपल, पर्सनालिटीज़ आती हैं। फॉर एग्जांपल एलन मस्कल को बोलते हैं कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो उनको थोड़ी हम बोलेंगे कि आप 7 साल इंडिया में रहो, 11 साल इंडिया में रहो, तब जाके आपको सिटीजनशिप देंगे, ऐसे थोड़ी होता, क्योंकि वो ऑलरेडी एमिनेंट पर्सनालिटी है। इंडिया में आएंगे तो ग्रोथ ही होगी, तो उनको डायरेक्टली जैसे ही आएंगे वैसे ही सिटीजनशिप दे दी जाएगी। जैसे वो डिमांड करेगी कि मुझे सिटीजनशिप चाहिए तो सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे जो एलीट लोग होते हैं लिटरेचर में, साइंस में, आपके एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो उनके केस में जो ये प्रोविज़न है कि आपको 7 साल रहना है, 11 साल रहना है, वो प्रोविज़न उनके ऊपर लागू नहीं होता। अब 1 बाय 1 डिटेल में देखते हैं कि ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का आया था, इसमें भी तो कुछ चेंजेस हुए होंगे, इसमें भी तो अमेंडमेंट्स हुई होंगी, संशोधन हुए होंगे, तो उन अमेंडमेंट्स के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब 1955 में जब ये आपका सिटीजनशिप एक्ट आता है तो बाद में रियलाइजेशन होने लगी। 1955 से लेके 1986 तक तो आराम से सिटीजनशिप दी जा रही थी, जैसे किसी का जन्म हुआ और उसको दे दी इंडिया की सिटीजनशिप। पर दिक्कत कब आई, 1986 में एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी थी। कश्मीर वाला एरिया देख लो, जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर था वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो रखी थी। अलॉन्ग विद दिस इसी की टाइम पीरियड में आप देख रहे हो ईयर 1971, तो बांग्लादेश वाला पार्ट जो पहले का क्या था, ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, तो वहाँ से भी इन्फिल्ट्रेशन इंडिया के अंदर हो रही थी। ये टेररिस्ट लोग अपनी प्रेग्नेंट वाइफ्स को इंडिया में लेके आते थे, और ये जब डिलीवर करती थी अपना बच्चा यहाँ पे तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती थी, ठीक है। तो अब बच्चा अगर इंडियन सिटीजनशिप अटेन कर चुका है तो उनको आने जाने में इजी हो जाता था सब कुछ। इसी करके 86 के अंदर 1986 में फर्स्ट अमेंडमेंट करा गया 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत कि आपका एटलीस्ट एक पेरेंट जो है वो इंडियन होना चाहिए। अब दिक्कत क्या हुई, पेरेंट में भी यहाँ पे फेवर कर दिया था फादर को।
ठीक है। तो वही चीज़ अब जेंडर न्यूट्रल लाने के लिए यहाँ पे 1992 में बोला ईदर ऑफ द पेरेंट, मदर या फिर फादर दोनों इंक्लूड हो गए। फिर एक और अमेंडमेंट होती है 2003 के अंदर कि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपनी अमेंडमेंट्स जो सिटीजनशिप है वो आप अटेन करें। 2005 में एक और अमेंडमेंट होती है जिसके तहत जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया थे उनके लिए मेन प्रोविजंस ऐड कर दिए गए। जैसे अब थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखते हैं, यही पैरामीटर है। यहाँ पे दो टर्म्स आप याद रख सकते हो, पहले तो जस स्यूली और जस सैंग्विन। जस सूली का मतलब है ऐसी कंट्रीज जो सिटीजनशिप ऑन बर्थ दे देती हैं, यानी कि किसी बच्चे का जन्म अगर उस कंट्री के अंदर होता है, जैसे बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स जब यूएस शिफ्ट कर जाते हैं तो वहाँ पे एक बच्चा कर लेते हैं ताकि उस बच्चे को वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए। अब तो खैर इसके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस आ चुकी हैं ट्रंप के कार्यकाल में, बट पहले क्या हुआ करता था, अगर यूएस में किसी का जन्म होता है तो उसकी वहीं की सिटीजनशिप मिल जाती है। फिर वो उस बच्चे की जब 18 साल की उम्र हो जाती थी तो वो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर देता था कि मैं चाहता हूँ कि इनको भी यहाँ की ही सिटीजनशिप दे दी जाए। तो जस्ट सूली का मतलब है कि अगर बेबी का बर्थ जिस कंट्री के अंदर हुआ उन्होंने वहीं पे उसको सिटीजनशिप दे दी। पर वहीं पे जस्ट सैंग्विन जो है इसका मतलब है कि आपके बच्चा अगर, जैसे यूके का एग्जांपल ले लो, अब वहाँ पे जस्ट सैंग्विन फॉलो करते हैं वो लोग। उनका मानना है कि अगर आप इंडिया से कहाँ पे गए, यूके गए, यूके में आपके बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उस केस में आपको ऑन बर्थ सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। आपके एक पेरेंट को एटलीस्ट कहाँ का सिटीज़न होना ज़रूरी है, यूके का, तभी वहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी। तो अब 1947 से लेके जब 1949 में हमने ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, पूरा अडॉप्ट कर लिया, इनेक्ट कर लिया, और फाइनल इम्प्लीमेंटेशन 1950 में जब कर दी, तो उसके बाद हुआ क्या, 1986 तक तो इंडिया का मॉडल जस्ट स्यूली था, ठीक है, यानी कि बर्थ अगर बच्चे का इंडिया के अंदर हो रहा है तो उसको सिटीजनशिप दे दो इंडिया की। पर 1986 में जब अमेंडमेंट शुरू हुए तो उसमें क्या ऐड कर दिया कि पेरेंट मस्ट बी फ्रॉम इंडिया, ठीक है, पेरेंट में ज़्यादा जो डोमिनेंस थी वो यहाँ पे फादर की ही थी। तो 1986 तक तो हम जस्ट सूली पे मॉडल पे वर्क कर रहे थे, बट उसके बाद जस्ट सैंग्विन के ऊपर हम आ जाते हैं। तो बाय बर्थ जो पर्सन ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, अब और डिटेल में देखो, इसको इम्पॉर्टेंट है तभी थोड़ा फोकस करके इसको। अब यहाँ पे डेट्स आपको मेंशन कर दी कि एक तो जिस दिन इम्प्लीमेंटेशन हो रही है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, वहाँ से लेके 1 जुलाई 1987। तो यहाँ पे तो पेरेंट्स की जो मर्जी सिटीजनशिप है, कोई पाकिस्तान से, कोई बांग्लादेश से है, डजेंट मैटर, अगर आपके बच्चे का जन्म इंडिया के अंदर हुआ है तो वो बच्चा कहाँ का सिटीज़न है, इंडिया का सिटीज़न है। ये सारा चीज़ होता था आपके 1986 जब वो अमेंडमेंट करी जाएगी। फिर फाइनली बाय डिसेंट ऐड कर दिया गया। बाय डिसेंट का मतलब है कि पेरेंट, ठीक है, पेरेंट जो है वो भी इंडियन होने चाहिए। तो 1950 से लेके 1992 तक तो क्या किया जा रहा था, पेरेंट ऐड कर दिया था वर्ड, पर यहाँ पे अब क्या बोला कि अगर फादर जो है वो सिटीजन है इंडिया के, उस चीज़ को चेंज कर दिया पेरेंट से। 1986 में मैंने आपको बता दिया पेरेंट वर्ड तो ऐड कर दिया, पर फादर के ऊपर फोकस करा जा रहा है। 1992 में जो अमेंडमेंट करी गई उसमें अब क्या किया गया, ईदर ऑफ द पेरेंट वर्ड यूज़ कर दिया, मतलब मदर या फिर फादर, फादर के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा सिर्फ। 1992 में दोनों पेरेंट्स को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो मदर हो या तो फादर हो। तो जेंडर न्यूट्रल की तरफ ये अप्रोच रखी। फिर आता है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन में क्या किया गया कि जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो आपको ऑथराइज रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे ही मिलेगी, यानी कि आप जब इंडिया आए तो आपके पास पासपोर्ट होगा, फिर आपने जो टिकट ली होगी वो सारी आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी इन फ्रंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, और उनके पास ऑलरेडी सिविल एविएशन की तरफ से डाटा आ जाता है। तो फिर वो आपको बताएंगे कि कितनी टाइमलाइन के लिए आपने इंडिया में रहना है। फिर वो पूरा देखते हैं कि टैक्स वगैरह प्रॉपर तरीके से पे करते हैं या नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको सिटीजनशिप दे दी जाती है। देन थर्ड जो क्राइटेरिया आता है वो है बाय नेचुरलाइजेशन। जो फॉरनर है अगर वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है और इंडियन सिटीजनशिप को अटेन करना चाहता है तो वो नेचुरलाइजेशन के अंडर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि मुझे सिटीजनशिप चाहिए। अब जो तो यहाँ पे एलीट पर्सनैलिटीज़ होंगी उनके लिए 11 साल का प्रोविज़न नहीं है, पर जो बाकी के लोग होंगे उनको 11 साल के लिए रहना पड़ेगा। पर कई बार टैक्स वगैरह भी देखते हैं कि अच्छे से पे कर दिया है तो 7 साल का भी प्रोविज़न दे दिया जाता है। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब है कोई फॉरेन
टेरिटरी थी उसको हमने इंडिया में ऐड कर दिया, जैसे सिक्किम का एग्जांपल देख लो। तो जैसे ही सिक्किम को हमने इंडिया टेरिटरी के अंदर ऐड करा अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 36 1975, तो सिक्किम अब किसका पार्ट बन चुका है? इंडिया का पार्ट बन चुका है। तो दैट इज़ बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर न्यू टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ के जो लोग थे उन सभी को क्या कंसीडर कर लेगी? इंडिया के सिटीजन। फीचर्स क्या क्या थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के? अब देखो यहाँ पे एक 2019 में आया, ठीक है, एक अमेंडमेंट 2019 में भी तो हुई थी जिसकी वजह से इतने सारे प्रोटेस्ट हुए। पहले तो याद रखना है यहाँ पे 3 कंट्रीज़ को सिलेक्ट करा गया। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का आया ना, यहाँ पे 3 कंट्रीज़ को सेलेक्ट करा गया। कौन कौन? एक पाकिस्तान, एक था अफगानिस्तान और एक था बांग्लादेश। ये 3 कंट्रीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। कौन सी माइनॉरिटीज़ के ऊपर फोकस करा? ऐसी माइनॉरिटीज़ जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा पर्सिक्यूटेड हैं, यानी कि उनके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है। तो वो माइनॉरिटी कौन कौन हो सकती है? अभी हिंदू तो मेजॉरिटी इंडिया के अंदर है, इन कंट्रीज़ में थोड़ी आपको मेजॉरिटी मिलेगी। वहाँ पे तो इंडिया की जो हिंदू पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी की तरह ट्रीट करी जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी माइनॉरिटीज़ थी? मुस्लिम हटा दो, रिप्लेस कर दो उसको हिंदूज़ के साथ। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीस और क्रिश्चियन। वहीं पे अगर हिंदू वर्ड में यहाँ से कट कर दूँ तो जो इंडिया के अंदर आपको मुस्लिम वाली कम्युनिटी है वो यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि हिंदूज तो मेजॉरिटी हैं। पर हम बात कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ की। ठहरो, इसको मैं आपको बोर्ड के ऊपर कौन कौन सी कंट्री सेलेक्ट करी? पाकिस्तान करी, अफगानिस्तान करी और साथ में बांग्लादेश करी। माइनॉरिटीज़, अब देखो जो इंडिया में मेजॉरिटी है हिंदू पॉपुलेशन, वो इन कंट्रीज़ में थोड़ी है मेजॉरिटी में, वहाँ पे तो मुस्लिम मेजॉरिटी आपको मिल जाती है। तो अफगानिस्तान के जो हिंदू माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, ये सारी कहाँ पे आ गई माइनॉरिटी? अफगानिस्तान में आ गई। पाकिस्तान में भी सेम हिंदू माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, पारसी माइनॉरिटी या ज़ोरेस्ट्रियन भी जिनको बोलते हैं, और सिख माइनॉरिटी। सेम बांग्लादेश के उठा लिए, हिंदू, बुद्धिज़्म, जैन, क्रिश्चियन, पारसीज या फिर ज़ोरेस्ट्रियंस और साथ में सिख पॉपुलेशन। ये वो माइनॉरिटीज़ हैं जो रिलीजियसली पर्सिक्यूटेड हैं, जिनके साथ रिलीजन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा पर्सिक्यूशन हुआ है, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है, ठीक है। अब इंडिया में तो हिंदू मेजॉरिटी है, याद रखिएगा, ये यहाँ पे माइनॉरिटी है। तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, याद रखिएगा 3 कंट्रीज़ थी और 6 माइनॉरिटीज़ इसमें सेलेक्ट करी गई थी। आगे देखते हैं। अब ये जो एक्ट थी, इसमें जो रिक्वायरमेंट थी कि 11 साल तक आपको इंडिया के अंदर रहना है तभी आपको सिटीजनशिप अलॉट कर दी जाएगी, पर यहाँ पे अब बोला कि 11 साल नहीं, अगर आपके 6 साल हो गए आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी अंडर नेचुरलाइजेशन, और आप जो हैं वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कंसीडर करोगे। ये जो माइनॉरिटीज़ यहाँ पे हमने देखी, ये सारे कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से और यहाँ पे आपके बांग्लादेश वाले एरिया से। ये सारी माइनॉरिटीज़ जब इंडिया के अंदर आई, इनको बोला गया था कि नेचुरलाइजेशन के तहत आपको पहले 11 साल तक इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा। पर 2019 में प्रोटेस्ट इसी बात पे हुआ था, जब बोल दिया गया कि नहीं, नेचुरलाइजेशन के अंदर अब आपको सिर्फ 6 साल के लिए यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो दैट वाज द सोर्स ऑफ एजिटेशन हियर। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, अब इन्होंने बोला कि अगर ये वायलेशन करते हैं किसी भी लॉ की तो इनकी सिटीजनशिप तभी कैंसिल करी जाएगी। पर जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये इंडिया को बेनिफिट ही बहुत प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस। रेमिटेंस क्या होता है? कोई इंडियन है और वो गया है यूके, वहाँ पे पैसे यूरोस कमा रहा है, या फिर यूएस के है वहाँ पे डॉलर कमा रहा है, ये भेजेगा भी तो अपने घर वालों को इंडिया में, तो रेमिटेंसेज आ रहे हैं, पैसा आ रहा है फॉरेन कंट्री से। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उनको सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं होता, बाकी वो सारे बेनिफिट इंडिया के अंदर उनको कर दिया जाता है, वो इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। आपने कम्युनिटीज़ याद रखनी है कि कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व थी। अब हम बात करेंगे अबाउट एनपीआर सेंसस 2021 का ये पार्ट है या नहीं है। तो नहीं है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको MCQs सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग।